नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अंदर हम चर्चा करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, इसके ऊपर हमने पूरा सेशन किया हुआ है। अभी तक आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो इसी चैनल पर वो सेशन डला हुआ है, आप जाएँ सबसे पहले और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जो मेन की पॉइंट होते हैं वो देखें। उसके बाद में हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था फॉरेस्ट्री का, और उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन के अंदर जो मेन हमारे जो इंडिया के अंदर जो भी एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो सिस्टम अप्लाई किए जाते हैं उन सिस्टम के बारे में देखा था। उनके अंदर हमने देखा था, एक तो देखा था टोंगिया कल्टीवेशन। टोंगिया कल्टीवेशन क्या होता है, और एक देखा था हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक टोंगिया कल्टीवेशन क्या होता है, इनके दोनों के बारे में देखा था। और उसके अंदर हमने पूरा विस्तार से देखा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इसके उपनाम क्या होते हैं, इनके बेनिफिट क्या होते हैं, हानियाँ क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी दोनों से संबंधित। ठीक है ना। जो ओवरऑल हमारे जो सिलेबस के अंदर दे रखा है फॉरेस्ट्री का सिलेबस के अंदर हमको कितने एग्रो फॉरेस्ट्री के सिस्टम पढ़ने हैं, तो 6 सिस्टम पढ़ने हैं, जिसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे। जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, जो आज हम सिस्टम देखेंगे उस सिस्टम के अंदर हम देखेंगे, एक तो देखेंगे विंड ब्रेक और एक देखेंगे शेल्टर बेल्ट। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओवरऑल जो दोनों का अर्थ होता है वो क्या होता है और दोनों में डिफरेंट क्या होता है, और इनसे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, छोटी मोटी जो चीज़ें होंगी वो हम इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। क्या रहेगा, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से प्रमुख प्रणाली। ठीक है ना। प्रमुख सिस्टम देखेंगे। सिस्टम के अंदर हम देखेंगे, इसमें सिस्टम के अंदर देखेंगे हम प्रमुख रूप से इसके अंदर विंड ब्रेक और एक देखेंगे शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है ना। इन दोनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम विंड ब्रेक का अर्थ क्या होता है और शेल्टर बेल्ट का अर्थ क्या होता है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो विंड ब्रेक का अर्थ की बात करें तो विंड ब्रेक का अर्थ क्या होता है, तो जो भी वायु है उसको क्या करना, रोकना। यानी कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जो भी हवा चल रही है उसको रोकना क्या कहलाता है, विंड ब्रेक कहलाता है। ठीक है ना। या हिंदी में इसको वायु रोधी के नाम से जानते हैं। अभी इसके अंदर जो भी हम चीजें काम में लेते हैं वो जीवित और अजीवित दोनों प्रकार की होती है। यानी कि इसके अंदर यदि हम प्लांट लगाएंगे तो वो भी हमारे विंड ब्रेक का काम करेंगे, और अगर हम किसी फेंसिंग करते हैं या फिर हम पक्की दीवार बनाते हैं तो वो भी हमारे किसके अंदर आती है, विंड ब्रेक के अंदर आती है। तो इन दोनों में जो माइनर डिफरेंट रहता है वो ये रहता है कि विंड ब्रेक के अंदर तो हम जनरली जो भी वायु को रोकने के लिए जो भी चीजें लगाते हैं वो सजीवी हो सकती है और निर्जीव भी हो सकती है। और शेल्टर बेल्ट के अंदर जो भी चीजें रहती हैं वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा सजीव रहेगी। ये दोनों में मेन डिफरेंट होता है, और भी इसमें कई डिफरेंट होता है तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो मेन डिफरेंट होता है, शेल्टर बेल्ट क्या होता है, तो वायु को रोकने के लिए यदि हम पिरामिड शेप में जो वृक्षों की संरचना होती है को इस प्रकार से मैनेज करें कि वायु की अधिकतम गति को रोका जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। और विंड ब्रेक की डेफिनेशन क्या होती है, तो जब अधिक वायु के वेग को हम यदि तारबंदी के द्वारा, पेड़ों की सहायता से, झाड़ियों की सहायता से या फिर हम दीवार की सहायता से रोकते हैं तो वो हमारे विंड ब्रेक कहलाता है। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं विंड ब्रेक की डेफिनेशन। ठीक है ना। विंड ब्रेक की डेफिनेशन की बात करें हम तो इसमें हो जाएगा वृक्ष झाड़ियों या फिर दीवार की सहायता से, वृक्ष झाड़ियों दीवार की सहायता से वायु के वेग को कम करना, जिससे जो वायु का वेग है उसको कम करेंगे, जिससे हमारी फसल, हम अभी किसके लिए कर रहे हैं, वायु को रोकने के लिए। तो हाँ, हमारी फसल की सुरक्षा के लिए, हमने जो भी वृक्ष लगा रखे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, हमारी फसल की जगह या फिर वृक्ष हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारे भवनों की सुरक्षा हेतु लगाया गया बाड़ क्या कहलाता है, हमारा वायु रोधी या विंड ब्रेक कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका एक डायग्राम से भी हम समझेंगे। तो इसके अंदर क्या लेते हैं, तो वृक्ष झाड़ियां या दीवार। अब दीवार के अंदर वो सजीव भी हो सकती है और निर्जीव भी हो सकती है। तो दोनों चीजें आगे सजीव और निर्जीव की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, जो वायु का जो वेग है, पवन के वेग को हम क्या कर रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, जिससे हमारा उसके पीछे उद्देश्य क्या है, जो भी हमारी फसल है वो खराब नहीं हो, या फिर वृक्ष है उनको कोई क्षति नहीं पहुंचे, या फिर हमारे जो भवन है, मकान है, उनके हम क्या करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं। तो इनके सुरक्षा हेतु लगाया गया जो भी बाड़ होता है वो क्या कहलाता है, हमारे विंड ब्रेक कहलाता है। क्या कहलाता है, विंड ब्रेक कहलाता है। अब हम बात करते हैं शेल्टर बेल्ट की। शेल्टर बेल्ट की बात करें, शेल्टर बेल्ट क्या होता है, तो शेल्टर बेल्ट की जगह इसमें हमने देखा था वृक्ष व झाड़ियों का। इसमें जो हम सीक्वेंस से लगाते हैं वो सीक्वेंस, इसके अंदर कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर जो शेल्टर बेल्ट होता है, शेल्टर बेल्ट के अंदर हम पर्टिकुलर एक आकृति विशेष के रूप में झाड़ियां व वृक्ष लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंट होता है। तो शेल्टर बेल्ट का इसके अंदर हो जाएगा
जब वृक्ष व झाड़ियों को अब इसका हम एक डायग्राम भी देखेंगे, डायग्राम की सहायता से आपको दोनों को तुलना करेंगे, जो उसमें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब वृक्ष व झाड़ियों को एक विशेष आकृति में पंक्तिबद्ध लगाया जाता है, पंक्तिबद्ध रूप से लगाया जाता है, जिससे हमारी फसल वृक्ष या भवन या मकान की सुरक्षा हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये इसकी तथ्यात्मक थ्योरी होती है जो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन को शो करती है। इसके अंदर शेल्टर बेल्ट के अंदर क्या किया जाता है, तो जब वृक्ष को हम क्या करते हैं, वृक्ष व झाड़ियों को एक विशेष आकृति में, अब वो विशेष आकृति किस प्रकार की हो सकती है, तो वो विशेष आकृति हमारे त्रिभुजाकार भी हो सकती है, या हो सकती है हमारे पिरामिड शेप में भी हो सकती है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किस रूप में ले रहे हैं। लेकिन जो शेल्टर बेल्ट के लिए जो प्रीफर की जाती है, सबसे बेस्ट आकृति वो की जाती है पिरामिड रूप में। किस रूप में, पिरामिड रूप में, अभी हम आगे देखेंगे। तो जब हम झाड़ियों व वृक्षों को क्या करते हैं, विशेष आकृति में पंक्तिबद्ध रूप से लगाते हैं, यानी एक पंक्ति में हमने बड़े बड़े वृक्ष लगा दिए, एक पंक्ति में हमने छोटे वृक्ष लगा दिए, तो पंक्तिबद्ध रूप से लगाया जाता है, और इससे हमारी फसल व मकान की सुरक्षा होती है। तो उसे हम क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शेल्टर बेल्ट के नाम से जानते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों की थ्योरी होती है। अब इसमें आप अगर डिफरेंट बिटवीन में भी लिखना चाहो तो इसमें क्या होता है, विंड ब्रेक के अंदर सजीव निर्जीव पदार्थों से हम क्या बनाते हैं, एक हम कह सकते हैं बाड़ बनाते हैं या एक ढांचा बनाते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर सारे जो भी हम सुरक्षा के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो किसके लिए कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। ये इन दोनों में मेन डिफरेंट होता है, वो हम जब लास्ट में देखेंगे इसका विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट में डिफरेंट क्या होता है, तब उसमें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इनका एक डायग्राम बना के देखते हैं कि डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं, शेल्टर बेल्ट की जो हमने थ्योरी देखी वो उसकी थ्योरी के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है ना। तो मैं इसके दो पार्ट कर रहा हूँ बोर्ड के, एक तरफ मैं बनाऊंगा विंड ब्रेक और एक तरफ मैं बनाऊंगा शेल्टर बेल्ट, ठीक है ना। एक तरफ तो मैं क्या बनाऊंगा, शेल्टर बेल्ट, और एक तरफ बनाऊंगा विंड ब्रेक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, शेल्टर बेल्ट की। शेल्टर बेल्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शेल्टर बेल्ट ओवरऑल होता है किस प्रकार का, तो शेल्टर बेल्ट की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, तो सभी इधर ध्यान देना। मान लीजिए मैंने एक ये बड़ा वृक्ष लगाया, ठीक है ना, ये एक बड़ा वृक्ष है, एक वृक्ष ये है, ठीक है ना। और ये हमारा जो है धरातल है, इसी के सापेक्ष ये एक वृक्ष हो जाएगा, इसी के सापेक्ष ये वृक्ष हो जाएगा। हमने डेफिनेशन में देखा था पंक्तिबद्ध रूप से, ठीक है ना। तो ये अलग अलग वृक्षों की अलग अलग पंक्तियां हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम इधर बात करते हैं वृक्ष के दाहिनी साइड, तो इधर सभी इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ये हमारा किसका डायग्राम है, ये हमारे किसका है, शेल्टर बेल्ट का, ठीक है ना। ये हमारा किसका डायग्राम है, शेल्टर बेल्ट का डायग्राम, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझना, शेल्टर बेल्ट क्या कहते हैं किसे, तो शेल्टर बेल्ट की जो हमने डेफिनेशन देखी थी, इसमें क्या होता है, जो मुख्य वृक्ष जो होता है, ये जो आपको मुख्य वृक्ष दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाता है, हमारा मेन ट्री होता है। मुख्य वृक्ष की लंबाई इसमें क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो लेंथ होती है, वो जो मेन जो ट्री होता है, मुख्य जो वृक्ष होता है, उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में पास में जो वृक्ष लगाए जाते हैं, उन वृक्षों की जो लंबाई है वो औसत रूप से मुख्य वृक्ष की तुलना में क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो मेन वृक्ष की लंबाई मान लीजिए यहाँ पर कितनी है, 50 मीटर है, कितने हैं, 50 मीटर है। तो इसके पास में जो वृक्ष होगा इसकी मान लीजिए 40 मीटर हो गई, ठीक है ना। साइज इसकी हो गई कितनी, 30 मीटर, और इसकी हो गई 20 मीटर, ठीक है ना। इसकी कितनी होगी, 20 मीटर, और इसके पास में और कोई वृक्ष होगा तो उसकी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा हाइट किसकी होती है, तो जो मेन वृक्ष होता है उसकी सबसे ज्यादा हाइट होती है। उसके बाद में जो औसत जो वृक्ष होते हैं उनकी लंबाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो शेल्टर बेल्ट के लिए जो सबसे अच्छी आकृति जो प्रीफर की जाती है, वो कौन सी आकृति की जाती है, तो पिरामिड रूप में, ठीक है ना। किस रूप में की जाती है, तो पिरामिड रूप में। तो अगर यदि हमने इस प्रकार से किसी भवन की सुरक्षा के लिए, किसी वृक्ष की सुरक्षा के लिए, या फसल की सुरक्षा के लिए इस प्रकार से यदि हमने बाड़ लगाए हैं, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा पिरामिड शेप कहलाएगा। तो इसमें पिरामिड ऑटोमेटिक बन रहा है। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, ये एक पिरामिड होगा, ठीक है ना। सभी इधर ध्यान देना, ये क्या होगा, पिरामिड होगा। बन रहा है नहीं बन रहा, पिरामिड की जो संरचना होती है वो इसी प्रकार की संरचना होती है। तो हमने सबसे बड़ा वृक्ष को बीच में रखा और एक साइड में छोटे छोटे वृक्ष लगाए, तो वो हमारे क्या हो गए, इसमें क्या हो गए, तो ये हो गए हमारे पिरामिड बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, इसी के अंदर प्रश्न बनता है कि पिरामिड जब लगाया जाता है, या जो मेन वृक्ष जो होता है, वो मेन वृक्ष किस एंगल पर लगाया जाता है। जो ये मेन वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सबसे लंबा, जिसकी लंबाई 50 मीटर है, ये किस एंगल पर लगाया जाता है, तो किस एंगल पर लगाया जाता है, 90 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। अब ये देखिए, ये आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके ये हमारा ट्राइंगल है, सॉरी ये हमारा पिरामिड है, तो ये इसके जैसे हमने इसके दो टुकड़े किए तो ये 90 डिग्री का कोण एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो जो मेन वृक्ष जो होता है, मेन वृक्ष
किस एंगल पर लगाया जाता है, तो 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। ये भी इसके अंदर की पॉइंट है, ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंदर लगभग 3 से 4 प्रश्न कवर होते हैं। पहला प्रश्न है शेल्टर बेल्ट के अंदर कि शेल्टर बेल्ट लगाने का जो सबसे सही तरीका होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारे पिरामिड। दूसरा, इसमें जो मेन जो ट्री होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो वो सबसे ज्यादा लंबाई होती है, वो अपने ऊपर प्रीफर हो रहती है हम कौन सा लगाएं। हो सकते हैं यहाँ पर हम शीशम लगा दे, सागवान लगा दे, हो सकता है हम यहाँ पर यूकेलिप्टस लगा दे, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसमें औसत रूप से अन्य वृक्षों की जो लंबाई है वो क्रमशः घटती जाती है, और मेन वृक्ष जो होता है उसमें हम जो ये वृक्ष होता है ये हम लगाते हैं कौन से एंगल पर लगाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, तो शेल्टर बेल्ट का एक पैटर्न होता है, इस प्रकार से हम लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं जो ये आपको एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में जो आपको लंबाई दिखाई दे रही है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में जो आपको लंबाई दिखाई दे रही है, ये लंबाई कितनी रखी जाती है, तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में जो लंबाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, तो 3 से 4 मीटर इसकी लंबाई रखी जाती है, लंबाई। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें एक ये रो हो गई और एक रो ये हो गई, यानी कि पंक्ति से पंक्ति के बीच में जो दूरी रखी जाती है वृक्ष से वृक्ष के बीच की, ये मान लीजिए एक वृक्ष यहाँ पर था और एक वृक्ष यहाँ पर था, तो इन वृक्षों के बीच में ये दो अलग अलग हमारी रो हो गए, तो इनके बीच में दूरी कितनी रखी जाती है, तो जनरली 3 से 4 मीटर इसको प्रीफर किया जाता है। कितने मीटर, 3 से 4 मीटर प्रीफर किया जाता है। और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी होती है, पहली तो हो जाएगी रोड टू रोड, इसमें डिस्टेंस कितना रखते हैं, तो 3 से 4 मीटर रखते हैं। ये तो हो जाएगा हमारे कितना, रोड टू रो, या मैं इसको मिटा के इधर लिख देता हूँ, रोड टू रो तो कितना हो जाएगा 3 × 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लांट टू प्लांट कितना रखा जाता है, तो ये प्लांट एक है और ये एक प्लांट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे भी और कई सारे प्लांट होंगे, तो प्लांट से प्लांट की जो डिस्टेंस रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 1 से 2 मीटर स्क्वायर रखी जाती है। ये भी इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसमें पूरा पैटर्न होता है शेल्टर बेल्ट को लगाने का, जो पूरा जो पैटर्न होता है वो होता है ये शेल्टर बेल्ट को लगाने का पैटर्न होता है, ठीक है ना। तो ये हमें इसके तथ्यात्मक में जानकारी पता होनी चाहिए। और इसके अंदर जो वृक्ष होते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये वृक्ष लगा रखे हैं, ये वृक्ष किस प्रकार के होते हैं, तो मोर किस प्रकार के होते हैं, तो मोर एक्सटेंसिव टाइप के होते हैं, एक्सटेंसिव टाइप का होता है। मोर एक्सटेंसिव टाइप का अर्थ क्या होता है, तो यानी कि इसके बीच में जो वृक्षों की जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, यानी कि इसमें दूरी कितनी रहेगी, 3 से 4 मीटर रहेगी। जबकि हम विंड ब्रेक के अंदर जो वृक्ष लगाते हैं वो वृक्ष किस प्रकार के रहते हैं, इंटेंसिव टाइप के रहते हैं ना। तो ये भी एक इनमें डिफरेंट होता है। तो शेल्टर बेल्ट के अंदर जो वृक्ष रहते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, मोर एक्सटेंसिव होते हैं, किसकी तुलना में, विंड ब्रेक की तुलना में। ये हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस पैटर्न के आधार पर आप शेल्टर बेल्ट के अंदर चाहो तो बहुत अच्छी थ्योरी भी लिख सकते हो, और इससे 4 से 5 जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। इसमें जो मेन वृक्ष को जो लगाते हैं वो किस एंगल पर लगाते हैं, तो 98 डिग्री के एंगल पर सबसे ज्यादा इसकी लंबाई होती है। जो मेन ट्री होता है उसकी सबसे ज्यादा इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है ना। वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कितना प्रीफर करें। उसके बाद में किस शेप में लगाया जाता है, तो पिरामिड शेप में लगाया जाता है। और इसमें दूसरे वृक्षों की जो औसत जो लंबाई होती है वो कम होती जाती है। और रो टू रो कितनी डिस्टेंस रखी जाती है, 3 से 4 मीटर। प्लांट टू प्लांट कितनी रखी जाती है, 1 से 2 मीटर रखी जाती है। और ये किस प्रकार का सिस्टम है, तो ये हो जाएगा हमारा मोर एक्सटेंसिव टाइप का सिस्टम हो जाएगा शेल्टर बेल्ट, ठीक है ना। ये इसके बारे में इसकी तथ्यात्मक जानकारी होती है जो हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद में एक प्रश्न और अच्छा बनता है इसके अंदर, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इससे फसलों की सुरक्षा किस प्रकार से होगी, तो मान लीजिए ये धरातल इस तरह से आगे की तरफ है और यहाँ से हवा जो वायु का जो वेग है वो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। वायु का वेग यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ और वायु जिस दिशा से आती है या वायु के जाने की दिशा को क्या कहते हैं, विंडवार्ड। एक तो होता है विंडवार्ड और एक होता है लीवार्ड, ठीक है ना। ये दोनों शब्द याद रखना, विंडवार्ड और लीवार्ड क्या होता है। तो विंडवार्ड तो क्या होता है, आने की दिशा, वायु के आने की दिशा क्या कहलाती है हमारे विंडवार्ड, और वायु के जाने की दिशा क्या कहलाती है, जाने की दिशा। ये दोनों शब्द याद रखना। ये दोनों शब्द अगर आपके थ्योरी के अंदर आते हैं तो ये दोनों शब्द लिख के आना वहाँ पर। विंडवार्ड क्या होता है, तो वायु के आने की दिशा हमारे विंडवार्ड कहलाता है, और जाने की दिशा क्या कहलाता है, लीवार्ड के नाम से जानते हैं। ये दोनों टर्म याद रखना। तो इसमें होता क्या है, तो जैसे ही इसमें ये जो वायु जो होती है, वायु का वेग जैसे ही तीव्र होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वायु का वेग जो छोटे छोटे जो वृक्ष होंगे इनसे टकराएंगे, इनसे टकराने के बाद में थोड़ा ऊपर उठेंगे, जो बड़े जो वृक्ष होंगे उनसे टकराएंगे, और उनसे टकराएंगे तो और जो बड़े जो वृक्ष होंगे उनसे टकराएंगे, तो वायु का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाएगा। यानी कि धरातल से जा रही है और धरातल से जाकर ये किस प्रकार से हो जाएगी, जैसे ही सामने को पहाड़ आता है, पहाड़ की जनरली संरचना इस प्रकार से होती है, पहाड़ की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। अब हवा मान लीजिए इस साइड से आ रही है तो हवा क्या होगी, यहाँ से टकरा कर क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी और इस तरह से निकल जाएगी। तो हवा इसमें भी क्या होगा, जनरली हवा इस तरह से जाएगी और यहाँ से होती हुई इस प्रकार क्रॉस कर जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से आगे की तरफ निकल जाएगी। और जो हमारी इसके पीछे की तरफ जो हमारी मेन फसल होगी उसकी क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद उससे स्वतः सुरक्षा हो जाएगी। तो इसमें एक प्रश्न यह भी बनता है कि जितनी पेड़ की लंबाई होती है, जो मेन वृक्ष जो होता है
जितनी वृक्ष की लंबाई होती है उसके कितना लगभग 10 गुना या हम कह सकते हैं 50 गुना हमारे क्षेत्र की रक्षा हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर है, तो 50 का इंटू इसका आगे, इसका हम कह सकते हैं कि इसका पूरा जितना ये क्षेत्र है ना, ये मान लीजिए ये वाला हमारा मेन वृक्ष होगा। अब मेन वृक्ष का क्या होगा, जितना पूरा ये आयतन घेर सकता है ना इसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्र, मान लीजिए हमारा मेन वृक्ष यहाँ पर है और हवा ये इसकी लंबाई, ठीक है ना। तो ये सुरक्षा कितनी करेगा, तो इतनी, मान लीजिए ये इसकी 50 मीटर लंबाई है, तो उसके बाद में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की सुरक्षा आसानी से कर सकता है। यानी कि यहाँ से लेकर इसका जो मेन पॉइंट है ये है, तो ये यहाँ तक की सुरक्षा आसानी से कर सकता है। अगर हवा इधर से चल रही है तो इधर वाले वृक्षों की सुरक्षा हो जाएगी, अगर हवा इधर से चल रही है तो जो सुरक्षा होगी वो इस साइड के वृक्षों की हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों तरह से इसमें वृक्षों की सुरक्षा हो जाती है। जो हमने फसल लगाने की उनकी सुरक्षा होती है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से फसलों की सुरक्षा होती है वो भी मैंने बता दिया। वायु जैसे ही छोटे वृक्षों को टकराती है वो ऊपर उड़ती है, फिर बड़े वृक्षों से, फिर बड़े वृक्षों से, इस प्रकार से सीढ़ी नुमा होते हुए वो आगे की तरफ निकल जाती है। और जो हमारी साइड में जो मेन वृक्ष रह जाते हैं, मेन फसल रह जाती है, उनकी यह स्वतः सुरक्षा हो जाती है। अगर गाँव है तो गाँव की सुरक्षा होती है, फसलें हैं तो फसल की सुरक्षा, वृक्ष है तो वृक्षों की सुरक्षा, एग्रो फॉरेस्ट्री करे तो एग्रो फॉरेस्ट्री की वहाँ पर सुरक्षा हो जाती है, ठीक है ना। उम्मीद है इस पैटर्न से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि शेल्टर बेल्ट किस रूप से में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं विंड ब्रेक की, ठीक है ना। इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम विंड ब्रेक की बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम किसकी बात करते हैं, विंड ब्रेक की। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसमें देखते हैं विंड ब्रेक। विंड ब्रेक की बात करें तो विंड ब्रेक किस प्रकार से काम करता है, तो विंड ब्रेक का अर्थ क्या होता है, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वायुरोधी। क्या बोलते हैं इसे, वायुरोधी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं वायुरोधी, इसको तो बोलते हैं वायुरोधी वृक्ष, और या वायुरोधी जो वायु को रोकने वाला कोई सा भी कारक हो सकता है यहाँ पर। और शेल्टर बेल्ट को बोलते हैं वायुरोधी पट्टियाँ। क्या बोलते हैं, वायुरोधी पट्टियाँ, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें वायुरोधी की बात करें तो वायुरोधी की, मान लीजिए ये हमारा धरातल हो गया, ठीक है ना, ये हमारा धरातल हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, ये हमारी फसलें, ठीक है ना, ये हमारा मेन प्लांट हो गया, ठीक है ना, इसलिए हमारा मेन प्लांट हो गया। और इसी के बाजू में हमने क्या किया, एक प्लांट और लगा दिया सुरक्षा के लिए। और इसी के साथ में हमने क्या किया, ये हमारा वृक्ष हो गया, ये मान लीजिए झाड़ी हो गए। और इसी के साथ में हमने क्या किया, सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक हमने मजबूत दीवार सी बना दी। जो हमारा खेत है, फील्ड है, उसी के पास में हमने क्या किया, एक खेत के पास में हमने क्या किया, वृक्ष लगा दिया। वृक्षों के पास में सुरक्षा के लिए हमने झाड़ी भी लगा दी, और साथ में हमने क्या किया, एक दीवार भी बना दी, ठीक है ना। यह दीवार बना दी हमने, ठीक है ना, दीवार बना दी। दीवार बना, सबसे पहले जो वायुरोधी के अंदर जो हवा होगी वो अगर मान लीजिए इस साइड से आ रही है तो वो हमने वायु का आने की दिशा और जाने की दिशा को क्या नाम दिया, विंडवार्ड और लीवार्ड नाम दिया। अब जैसे हवा इस दीवार से टकराएगी, टकराने के बाद में झाड़ी से टकराएगी और उसके बाद में दीवार से टकराएगी। अगर ये वाला जो सिस्टम मिलता है, इस वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, वायुरोधी सिस्टम के नाम से इसको हम जानते हैं। और उसके बाजू में अगर यहाँ पर जो भी हमारी फसल है, ट्री है, या फिर हमारे गांव होगा, विलेज होगा, उसकी क्या हो जाती है, मकान होगा, उसकी यहाँ पर सुरक्षा हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो विंड ब्रेक कहलाता है। और विंड ब्रेक के अंदर जनरली जो प्लांट टू प्लांट और रो टू जो रो डिस्टेंस रखी जाती है, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो जो डिस्टेंस रखी जाती है वो फिक्स नहीं रखते हैं, फिक्स नहीं होती। जो सबसे बड़ा इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि इसके अंदर प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस फिक्स नहीं रखी जाती है। और उसके अंदर जनरली फिक्स रखी जाती है। जो वो मैंने उसके अंदर जो 3 से 4 मीटर और 1 से 2 मीटर जो डेटा उठाया था वो 12th की बुक के अंदर जो दे रखा है उसके अनुसार देखा है। अलग अलग बुक्स के अंदर वो डेटा अलग अलग दे रखा है, ठीक है ना। तो आप जो बुक प्रीफर करो ना उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार लिखना है। तो इसके अंदर जनरली विंड ब्रेक के अंदर ये सारी चीज़ें सही फिक्स नहीं रखते हैं, जिस वजह से ये हमारा तुलनात्मक रूप से कम काम कर पाता है शेल्टर बेल्ट की तुलना में, ठीक है ना। और दूसरे बात करें जो विंड ब्रेक होता है ये किस प्रकार का होता है, तो मोर इंटेंसिव टाइप का होता है। मोर इंटेंसिव टाइप का यानी कि इसके अंदर जो वृक्षों को लगाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, पास पास में होता है, पास पास या सघन होता है, पास पास, या फिर हम कह सकते हैं जो वृक्ष जो हम लगाते हैं वो किस प्रकार का होता है, सघन टाइप का होता है। इसीलिए इसमें वृक्षों की क्या होती है, या तो अधिकतम 2 रो होगी, उसके बाद में दीवार आ जाएगी, या फिर 3 से 4 वृक्षों की रो होगी, तो वो भी क्या होगी, पास पास में होगी, ठीक है ना। तो ये वाला जो पैटर्न होता है ये हमारे विंड ब्रेक कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेल्टर बेल्ट का, जो मैंने बता दिया। और विंड ब्रेक का क्या होता है, तो मोर इंटेंसिव टाइप का होता है, और शेल्टर बेल्ट क्या होता है, मोर एक्सटेंसिव टाइप का होता है, किसकी तुलना में, विंड ब्रेक की तुलना में, ठीक है ना। ये मैंने पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं कि शेल्टर बेल्ट के और इनके कैरेक्टर क्या क्या होने चाहिए, यानी कि अगर हमने कोई शेल्टर बेल्ट लगाया है तो उसके क्या क्या प्रमुख गुणधर्म होने चाहिए, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसके अगर पर्टिकुलर हम कैरेक्टर की बात करें तो इसमें हमें किस प्रकार के वृक्षों का चयन करना चाहिए तो वो हम देखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इनके प्रमुख दोनों के क्या होंगे, प्रमुख गुणधर्म। इनके प्रमुख गुणधर्म की बात करें तो
वायुरोधी और जो शेल्टर बेल्ट होंगे इनके प्रमुख कैरेक्टर हो जाएंगे। जो भी हमने इसके अंदर वृक्ष ट्री काम में लिया है, वृक्ष हो गया, ट्री हो गया, फसलें हो गई, वो जो भी झाड़ियाँ जो भी हमने काम में ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए, फास्ट ग्रो करने वाले होने चाहिए। यानी कि हमें इसके अंदर शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक के अंदर ऐसे वृक्षों का चयन करना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे थे इसके प्रमुख कैरेक्टर देख रहे थे, यानी कि विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, यानी कि गुणधर्म क्या क्या होते हैं वो हम देख रहे हैं। इन दोनों के जो कैरेक्टर हैं वो कॉमन कैरेक्टर होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, फास्ट ग्रो करने होने चाहिए, यानी कि विंड ब्रेक भी और शेल्टर बेल्ट के अंदर जो भी हमने चयन जिन फसलों का किया, जिन ट्री का किया है वो क्या होने चाहिए, फास्ट ग्रो होने चाहिए। नंबर सेकंड की बात करें हम, नंबर सेकंड हो जाएगा जो क्राउन की जो डेंसिटी है, क्राउन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट हो जाएगा फास्ट वृद्धि करने वाला चाहिए। और इसके नंबर सेकंड हो जाएगा जो क्राउन की जो डेंसिटी होती है, क्राउन क्या होता है तो हमने पहले इसमें जब शब्दावली देखी थी तब हमने देखा था क्राउन, ठीक है ना। तो इसमें क्राउन की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर थर्ड बात करें, और क्राउन की डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, जो तीव्र हवा आएगी उनको अपनी क्राउन के अंदर जितने भी पत्तियां टहनियां हैं वो उनको अत्यधिक उनका प्रतिरोध कर सकती है, ठीक है ना। इसलिए क्राउन की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर थर्ड हम बात करें जो भी हमारा ट्री होगा वो किस प्रकार का होना चाहिए, एवरग्रीन, और एवरग्रीन तो होना चाहिए। और साथ ही साथ में किस प्रकार का होना चाहिए, साथ ही साथ में ये होना चाहिए इकोनॉमिकली हमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए। तो जो भी हमने वृक्ष लगाए वो ज़्यादा वृद्धि करने वाला चाहिए, डेंसिटी उसकी हाई होनी चाहिए, और जो ट्री है वो हमेशा हरा रहना चाहिए। और दूसरा, इससे जो भी हमने वृक्ष लगाए उनसे भी हमने कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहना चाहिए, चाहे टिम्बर हो गया, फल हो गए, इसके अतिरिक्त गोंद हो गया, रबड़ हो गया, ऐसे हमें जो इसके प्रोडक्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ प्राप्त होते रहने चाहिए, ताकि हमें भी आर्थिक सहायता या फिर हम कह सकते हैं इनकम का सोर्स हमें प्राप्त होता रहे। नंबर फोर्थ बात करें, जो ट्री है, जो भी ट्री या हमने जो भी इसके अंदर चयन किया गया है किसी का भी, वो किस प्रकार के होने चाहिए, वो ड्रॉट एक तो ड्रॉट सहनशील या रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो जो भी हमारा वृक्ष है वो एक तो सूखा सहनशील होना चाहिए, किसके प्रति, सूखे के प्रति। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो कीट रोग के प्रति क्या होना चाहिए, वो सहनशील होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बात करें हम, अगला हो जाएगा वो हो जाएगा विंड फायरम, ठीक है ना। तो इसके 5 कैरेक्टर होते हैं, और भी कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो होते हैं वो पहला तो होना चाहिए फास्ट ग्रो करने वाला होना चाहिए, उसकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए जिससे वह हवा का वेग को कम कर सके, और हमेशा वो हरा बना रहना चाहिए, और उससे कुछ ना कुछ हमें आय की प्राप्ति होती रहनी चाहिए। सूखा सहनशील होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, जो वायु का है वायु के प्रति क्या होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, या विंड रेसिस्टेंट होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं, वो हमारे कंप्लीट होता है। एक हम छोटा सा और देख लेते हैं, इसके अंदर हम शेल्टर बेल्ट के अंदर किन किन वृक्षों का हम चयन कर सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है जो ट्री हैं वो उनके नाम में बता देता हूं, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो इसके प्रमुख इनके प्रमुख वृक्ष हो जाएंगे, प्रमुख वृक्ष की बात करें तो हम विंड ब्रेक व शेल्टर बेल्ट के रूप में किन किन वृक्षों को काम में ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम जनरली काम में ले सकते हैं बबूल हो गया, इसके अतिरिक्त हो जाएगा नीम, शीशम, जामुन, बेर हो गया हमारे। इसके अतिरिक्त और हम काम में ले सकते हैं अमलतास, बबूल, नीम, शीशम, जामुन, बेर, अमलतास, इमली हो गया, यूकेलिप्टिस, ठीक है ना, आदि। इसके अतिरिक्त और लिखना चाहो तो सागवान हो जाएगा, सागवान हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, बबूल हो गया, शीशम, जामुन, बेर, अमलतास, इमली, इन वृक्षों का हम आसानी से चयन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं प्रमुख रूप से वृक्ष विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट के लिए। जो मेन ट्री होते हैं ना वो ये हो जाएंगे, इसके आसपास हम छोटे वृक्ष लगा सकते हैं, घासें लगा सकते हैं, तो वो सारी हमारे किसके अंदर आ जाएगी, वो हमारे छोटे छोटे वृक्षों के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।